नमस्कार और स्वागत है। आज हम चांदी की कीमतों में आए जबरदस्त उछाल की कह सकते हैं कि चीर-फाड़ करने वाले हैं। और हमारे पास इसके लिए कोई बीजोर्निया रिपोर्ट या आर्टिकल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अनोखी स्क्रिप्ट है। हाँ, जिसका शीर्षक है चंडी का चक्कर, सेंसेक्स बनाम संस्कार। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। इसमें दो किरदार हैं जो बाजार को दो बिल्कुल अलग ध्रुवों से देखते हैं। हाँ, एक तरफ है मिस्टर मेहता, जो एक ठेठ फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, सिर्फ डेटा, ग्राफ और फाइनेंशियल मॉडल की दुनिया में ही जीते हैं। और दूसरी तरफ है पंडित त्रिलोकीनाथ शास्त्री। वो अर्थव्यवस्था को ज्योतिष, कर्म और ग्रहों की चाल के नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये देखना नहीं है कि ये दोनों क्या कहते हैं, बल्कि ये समझना है कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, एक ग्राफ की और दूसरी ग्रहों की, बाजार के एक ही सच पर पहुंचती हैं। सही बात है। देखते हैं कि डेटा और दिव्य ज्ञान की इस टक्कर में क्या दिलचस्प बातें सामने आती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। स्रोत की शुरुआत होती है मिस्टर मेहता के विश्लेषण से। हाँ, वो चांदी की कीमतों में आई तेजी को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। वो इसे एक टर्म यूज करते हैं, क्लासिक लेट साइकिल बबल बिहेवियर। हाँ। ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक ऐसे बुलबुले का संकेत है जो अपने आखिरी और कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक दौर में है। अच्छा। लेट साइकिल का मतलब है कि जो स्मार्ट निवेशक होते हैं, यानी जो शुरुआत में निवेश करते हैं, वो अपना मुनाफा लेकर निकल चुके हैं। अब बाजार में वो लोग आ रहे हैं जो सिर्फ कहानियां सुनकर या दूसरों को अमीर बनता देख निवेश कर रहे हैं। अच्छा। मेहता इसके 3 कारण बताते हैं। पहला, रिटेल फ्रेंजी, यानी आम निवेशकों की दीवानगी। दूसरा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ के जरिए बाजार में बेशुमार पैसा आ रहा है जो कीमतों को और ऊपर धकेल रहा है। और तीसरा कारण जो वो बताते हैं वो मुझे हमेशा दिलचस्प लगता है, एक कहानी घड़ना। हाँ, बिल्कुल। इस मामले में वो कहते हैं कि चांदी की जो औद्योगिक मांग है, जैसे सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, उस कहानी को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, ये हर बुलबुले का एक क्लासिक लक्षण है, चाहे वो 2000 का .com बबल हो जहां नई अर्थव्यवस्था की कहानी थी। सही बात है। या 2008 का हाउसिंग बबल, जहां घर की कीमतें कभी नीचे नहीं जाती की कहानी थी। एक आकर्षक कहानी जो है वो तर्क पर हावी हो जाती है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पंडित जी भी मानते हैं कि ये एक बुलबुला है, पर उनका अंदाज वो बिल्कुल अलग है। अच्छा। जब मेहता अपना ग्राफ दिखाते हैं तो पंडित जी कहते हैं, बेटा, ग्राफ भी तो ग्रह का ही छोटा भाई है। ऊपर नीचे दोनों ही करते हैं बिना पूछे। ये तो एक बहुत गहरी बात है। एक तरफ मेहता पैटर्न और अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ पंडित जी कह रहे हैं कि ये दोनों ही फंडामेंटल रूप से अप्रत्याशित हैं। हाँ, वो असल में एक तरह से क्योस थ्योरी की बात कर रहे हैं, बिना उसका नाम लिए। वो कह रहे हैं कि आप चाहे कितने भी मॉडल बना लें, सिस्टम में हमेशा एक अंतर्निहित अप्रत्याशितता होती ही है। अच्छा। जैसे ग्रहों की चाल को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, वैसे ही बाजार के उतार चढ़ाव भी मानवीय नियंत्रण से बाहर है। और फिर वो बाजार के मनोविज्ञान पर एक और सटीक टिप्पणी करते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, जब आदमी बोलता है ये तो अभी शुरुआत है, तभी अंत शुरू हो जाता है। अरे वाह, ये तो बाजार के पीक यूफोरिया या चरम उत्साह का बिल्कुल सटीक वर्णन है। ये ग्रेटर फूल थ्योरी का सार है। निवेशक ये सोचकर ऊंची कीमतों पर खरीदते हैं कि कोई बड़ा मूर्ख उनसे भी ज्यादा कीमत पर खरीदने आ जाएगा। पंडित जी की बात हमें याद दिलाती है कि जब बाजार में सिर्फ आशावाद और लालच बचता है और डर पूरी तरह खत्म हो जाता है, वही सबसे ज्यादा डरने का समय होता है। तो यहाँ तक तो दोनों विशेषज्ञ एक ही पृष्ठ पर हैं, बस उनकी भाषा अलग है। बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों मानते हैं कि ये एक बुलबुला है और इसके पीछे की वजह है तर्कहीन उत्साह। लेकिन एक विश्लेषक की असली परीक्षा तो भविष्यवाणी में होती है। सही बात है। मेहता इस उछाल के पीछे के मनोविज्ञान को एक बहुत ही जाने पहचाने शब्द से जोड़ते हैं, फोमो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, वो कहते हैं कि लोग सुरक्षित निवेश के लिए चांदी नहीं खरीद रहे, बल्कि सिर्फ मौका चूक जाने के डर से खरीद रहे हैं। और वो अपने इस दावे को साबित करने के लिए एक बहुत ही मजबूत डेटा पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, सोने चांदी का अनुपात या गोल्ड सिल्वर रेशियो का गिरना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। इसे थोड़ा और समझाइए, एक आम निवेशक के लिए यह अनुपात क्यों मायने रखता है? देखिए, ऐतिहासिक रूप से ये अनुपात बताता है
कि 1 औंस सोना खरीदने के लिए कितने औंस चांदी लगेगी। ठीक है। पिछले कई दशकों में ये अनुपात अक्सर 50 और 80 के बीच रहा है। जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होती है तो निवेशक सोने को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं और ये अनुपात बढ़ जाता है। लेकिन जब बाजार में सट्टा बहुत ज्यादा होता है तो निवेशक चांदी जैसी ज्यादा अस्थिर संपत्ति की ओर भागते हैं, जिससे ये अनुपात तेजी से गिरता है। अच्छा। मेहता का कहना है कि ये अनुपात 30 की तरफ जा रहा है, जो विश्लेषकों के लिए एक बहुत बड़ा एक खतरे का संकेत है। ये दिखाता है कि बाजार में डर नहीं बल्कि बेलगाम लालच हावी है। तो मेहता के लिए फोमो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसे डेटा में साफ देखा जा सकता है। अब यहाँ पंडित जी का नजरिया आता है और वो वाकई कमाल का है। हाँ। जिसे मेहता फोमो कह रहे हैं उसे पंडित जी कहते हैं। इसको हम कहते हैं राहु ने ट्रेडर के दिमाग पे आईपीओ लॉन्च कर दिया है। एक शानदार रूपक है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम एक ज्योतिषीय कहावत को एक ठोस वित्तीय अवधारणा फोमो के बराबर रख सकते हैं? मतलब क्या ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा नहीं है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो ये तुलना बहुत सटीक है। अच्छा। ज्योतिष में राहु एक छाया ग्रह है। उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली माना जाता है। राहु जुड़ा है भ्रम से, जुनून से, भौतिक इच्छाओं से, अचानक मिली सफलता से और नियमों को तोड़ने से। अब आप इन सभी चीजों को एक वित्तीय बुलबुले के संदर्भ में सोचिए। भ्रम की कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी, जुनून, रातों रात अमीर बनने की चाहत, सही बात है, भौतिक इच्छाएं, लालच और नियमों को तोड़ना, यानी पारंपरिक निवेश सिद्धांतों को नजरअंदाज करना। जब आप इसे इस तरह से समझाती हैं तो राहु का प्रभाव और फोमो मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। बिल्कुल। पंडित जी का दिमाग पे आईपीओ लॉन्च करना एक बेहतरीन उपमा है। जैसे एक आईपीओ के समय बहुत प्रचार होता है, हर कोई उसी की बात करता है और लोग बिना कंपनी के फंडामेंटल्स को समझे सिर्फ प्रचार के आधार पर निवेश कर देते हैं। हाँ। ठीक उसी तरह राहु का प्रभाव व्यक्ति की तर्क संगत सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। तो दोनों ही मेहता और पंडित जी एक ही चीज कह रहे हैं, निवेशक का दिमाग उसके अपने नियंत्रण में नहीं है। तो ठीक है, बुलबुला है, कारण लालच है, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये सब अविश्वसनीय लगने लगता है। भविष्यवाणी। हाँ। मेहता अपने मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जो फिबोनाची पर आधारित है और एक बहुत ही सटीक दावा करते हैं। हाँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये तकनीकी विश्लेषण में एक बहुत लोकप्रिय लेकिन विवादास्पद टूल है। अच्छा। यह इस विचार पर आधारित है कि बाजार की चालें पूरी तरह से रैंडम नहीं होती, बल्कि गणितीय पैटर्न का पालन करती हैं। ये फिबोनाची अनुक्रम पर आधारित है, संख्याओं का एक क्रम जो आपको प्रकृति में हर जगह मिलता है, फूलों की पंखुड़ियों से लेकर आकाशगंगाओं के आकार तक। और इस गणितीय मॉडल के आधार पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि चांदी की कीमत में कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं, बल्कि पूरे 37% की भारी गिरावट आएगी। यह एक बहुत ही साहसिक और विशिष्ट दावा है। बहुत साहसिक। आमतौर पर विश्लेषक एक रेंज देते हैं, लेकिन इतनी सटीक संख्या बताना ये बहुत आत्मविश्वास या शायद अहंकार को दिखाता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक आध्यात्मिक या ज्योतिषीय नजरिया इतनी सटीक संख्यात्मक भविष्यवाणी कर सकता है? हाँ, ये उनकी क्षेत्र के बाहर की बात लगती है। बिल्कुल। और यही तो स्क्रिप्ट का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। मिस्टर मेहता के दावे के तुरंत बाद पंडित जी कहते हैं, बिल्कुल 36 नहीं, 38 नहीं, 37। 1 मिनट, ये तो अविश्वसनीय लगता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता? हाँ। क्या पंडित जी बस मिस्टर मेहता के नंबर को ही अपने अंदाज में नहीं दोहरा रहे थे? ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा। ये बहुत सुविधाजनक लगता है। लेकिन फिर पंडित जी अपना तर्क देते हैं जो फिबोनाची से मीलों दूर है। वो कहते हैं कि 37% इसलिए क्योंकि 3 + 7 = 10 और 10 का मतलब है 1 + 0 जो कि 1 होता है। अच्छा। और अंक ज्योतिष में 1 का मतलब है सूर्य। मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पंडित जी 37% के आंकड़े पर कैसे पहुंचे। सूर्य और 1 का संबंध तो ठीक है, लेकिन उससे 37% की गिरावट का क्या लेना देना? ये थोड़ा खिंचा हुआ नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन उनके तर्क की अगली पंक्ति इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ती है। क्या है वो? वो कहते हैं, सूर्य सच दिखाता है, इल्यूजन जल जाता है, चांदी की चमक सच की रोशनी में हल्की पड़ती है। अब इन दोनों विचारों को एक साथ रखिए।
मिस्टर मेहता का फिबोनाची मॉडल कह रहा है कि बाजार का गणितीय पैटर्न अपने तार्किक अंत पर पहुंच गया है और अब उसमें सुधार होगा। ठीक है। वहीं पंडित जी कह रहे हैं कि सूर्य, जो सत्य और वास्तविकता का प्रतीक है, वो उदय होगा और राहु द्वारा बनाए गए भ्रम यानी इल्यूजन को जला देगा। अच्छा। चांदी, जिसकी चमक रात में या भ्रम में ज्यादा होती है, सूर्य की तेज रोशनी यानी सच्चाई के सामने फीकी पड़ जाएगी। तो ये महज एक संख्या नहीं है, ये एक प्रतीक है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि क्या फिबोनाची सीक्वेंस, जो प्रकृति के विकास और क्षय के गणितीय पैटर्न को दर्शाता है, और अंक ज्योतिष, जो ब्रह्मांडीय प्रतीकों पर आधारित है, क्या ये दोनों एक ही सार्वभौमिक नियम की अलग-अलग भाषाएं हैं? ये एक दिलचस्प विचार है। हो सकता है कि वे दोनों मानव मनोविज्ञान के उन गहरे पैटर्न को पकड़ लें जो तर्क और विश्वास दोनों से परे हैं। शायद दोनों प्रणालियां एक ही चीज की भविष्यवाणी कर रही हैं, वो क्षण जब सच्चाई बाजार के भ्रम पर हावी हो जाएगी। एक ही है। हाँ। जैसा कि मिस्टर मेहता कुछ हताशा में कहते हैं, पंडित जी प्लीज, मैं फिबोनाची का उपयोग करता हूँ, आप ग्रहों की वंशावलिगा। ये दो अलग अलग विश्व दृष्टियों का टकराव है। बिल्कुल। हाँ, एक दुनिया जो देखी जा सकने वाली मापने योग्य चीजों पर विश्वास करती है और दूसरी जो अनदेखी शक्तियों और प्रतीकों पर। लेकिन पंडित जी का जवाब, वो इस पूरी बहस का सार एक ही लाइन में बता देता है। वो इस टकराव पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसके अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और वो क्या है? वो कहते हैं, और दोनों का रिजल्ट इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो हल्का। ये एक मजेदार लेकिन बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। ये लाइन मुझे हंसाती भी है और उदास भी करती है। मैंने अपने करियर में ये कहानी दर्जनों बार अलग अलग रूपों में देखी है। नाम बदल जाते हैं, एसेट क्लास बदल जाती है, कभी वो तकनीक के शेयर होते हैं, कभी रियल एस्टेट, कभी क्रिप्टो। सही बात है। लेकिन मानवीय भावनाएं और अंतिम परिणाम अक्सर वही रहता है। पंडित जी हमें याद दिला रहे हैं कि अंत में आपके विश्लेषण के उपकरण उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि उन उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्ति का मनोविज्ञान और अनुशासन। आप दुनिया के सबसे अच्छे चार्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लालच में आकर अपने ही नियमों को तोड़ देते हैं तो नतीजा वही होगा। तो आज हमने चंडी का चक्कर के जरिए देखा कि कैसे दो बिल्कुल अलग रास्ते, सेंसेक्स और संस्कार, एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। एक तरफ हमारे पास डेटा आधारित विश्लेषण था, जो फिबोनाची पैटर्न के आधार पर 37% की गिरावट की भविष्यवाणी कर रहा था, पहुंच रहा था। दोनों ने बाजार के बुलबुले के बारे में एक ही सच बताया कि यह भ्रम पर आधारित है और जब सच्चाई सामने आएगी तो यह भ्रम टूट जाएगा। तो इस पूरी चर्चा से एक बात साफ होती है कि हम चाहे किसी भी लेंस से देखें, बाजार अंततः मानवीय व्यवहार का ही एक प्रतिबिंब है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। सवाल ये है कि जब हम अर्थव्यवस्था या बाजारों जैसी जटिल प्रणालियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारी भाषा, चाहे वो ग्राफ की हो या ग्रहों की, उन बुनियादी मानवीय भावनाओं से कम महत्वपूर्ण है जिन्हें हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या गणित और पौराणिक कथाएं दोनों ही मानव मनोविज्ञान के उन गहरे सार्वभौमिक पैटर्न को समझने की सिर्फ अलग-अलग भाषाएं हैं? और अगर ऐसा है तो सच्चाई किसमें है? हमारे मॉडलों में या उन भावनाओं में जिन्हें वे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा